Assalamu alaikum everyone. So we were talking about the capacitors, and I'm repeating, we were dealing about the leading and the lagging of the current, and we were saying that how the capacitors can be used in our power distribution system. In our previous lectures, our last topic was regarding the series capacitors, and now we are going to deal about the shunt capacitors. Now, if you're talking about the shunt capacitors, as the name suggests, the shunt means that the capacitors which are connected in parallel with the lines are used extensively in distribution system. अब कैपेसिटर सीरीज पे लगना चाहिए या पैरेलल में लगाना चाहिए, इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी जो उसकी एडवांटेज है वो आप गेट करना चाह रहे हैं कैपेसिटर का। अगर शंट कैपेसिटर की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं शंट कैपेसिटर एज कम्पेयर टू योर सीरीज कैपेसिटर। और इसमें अब जो रिएक्टिव पावर है या जो करंट है वो काउंटर एक्ट करती है आउट ऑफ फेज कंपोनेंट आपका करंट होता है, जो इंडक्टिव नेचर होती है आपकी लाइन की उसकी वजह से, या जो आपका लोड का इंडक्टिव नेचर है उसकी वजह से। तो दे आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज और यू कैन से एडवांटेजेस। तो सबसे पहले वोल्टेज रेगुलेशन, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था कि कैसे वो वोल्टेज रेगुलेशन को इंक्रीज करता है जब भी हम कोई कैपेसिटर लगाते हैं। तो जो सबसे बड़ी रीजन की शंट कैपेसिटर की जो हम ग्रिड्स में यूज करते हैं वो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, जब भी कोई वोल्टेज डिप होता है ड्यू टू लो पावर फैक्टर तो हम शंट कैपेसिटर का यूज करते हैं। देन द सेकंड एडवांटेज इज कि इसकी वजह से आपके जो पावर लॉसेज है वो भी कम हो जाते हैं नेचुरली। जब आप शंट कैपेसिटर यूज करेंगे तो आपके पास जो लोड है लैगिंग पावर फैक्टर में, उसका जो रिएक्टिव पावर है उसको ये थोड़ा अपोज करेगा और जो इम्प्रूव करेगा पावर फैक्टर को। एंड यू कैन से कि आपका जो करंट फ्लो है थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन और जो ट्रांसफार्मर और जो जनरेटर है वो रिड्यूस हो जाए। यानी इन शॉर्ट यू कैन से कि आपको कम करंट चाहिए एज कंपेयर कि जब आपने कैपेसिटर्स के बगैर अपने सिस्टम को ऑन कंडीशन में रखा हुआ। फिर जो तीसरा इसका एडवांटेज है, इट इज द इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट। जाहिर सी बात है जब आपकी जो करंट कैपेसिटी है या जो करंट रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज करती है, तो उसके बाद आपके जो यूटिलाइजेशन या जितने भी आपके इक्विपमेंट हैं उनकी जो रेटिंग है वो भी आपको कम यूज करनी पड़ेगी। सो इट रिड्यूसेस द केवीए लोडिंग ऑफ द लाइंस, ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स। और इसका मतलब ये है कि देयर इज सम कंपनसेशन that can be used for delivering more power without overloading the equipment. So this is the example that how they are installed on poles. So we were talking about the voltage regulation, and you know that जब भी हम बात करेंगे फीडर्स में वोल्टेज ड्रॉप की, it will be the voltage drop across the resistance and the voltage drop across the inductance. तो जब भी आप रिसीविंग एंड लाइन में कैपेसिटर ऐड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल गिव सम कैपेसिटिव करंट हियर व्हिच विल अपोज दैट इंडक्टिव करंट। तो आप कह सकते हैं आईसी जो आपके पास इधर है, इट इज द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द करंट लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। एंड यू कैन से वोल्टेज राइज कितने होगा, इट विल बी इक्वल टू आईसी इनटू एक्सएल। एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आईसी जो चार्जिंग करंट जो लीडिंग करंट जो पास आउट कर रही है। अब इसी तरह आई आर में आई कॉस थीटा इज द रियल पावर कंपोनेंट ऑफ करंट, आई साइन थीटा इज द रिएक्टिव component of the current. So these are the phasor diagrams. You are seeing that this is somewhat like you can say short transmission line model. जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था कि there are the different transmission line models. अगर सिंपल ट्रांसमिशन लाइन मॉडल या शॉर्ट टर्म की बात करें, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन मॉडल हमारे स्कोप से बाहर है इसलिए हम ज़्यादा उसको डिस्कस नहीं करते। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है 80 किलोमीटर तक उसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। 80 से 150 किलोमीटर के दरमियान जो रेंज में उसको हम मीडियम कहते हैं।
और उससे ज़्यादा जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है उनको हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि देयर कैन बी सम टी मॉडल, देयर कैन बी सम पाई मॉडल। हम डिफरेंट मॉडलिंग जब करते हैं, जब हमें इक्वेशंस ड्राइव करनी होती है रिगार्डिंग वोल्टेज रेगुलेशन एंड पावर लॉसेस फॉर द ट्रांसमिशन लाइन, तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मॉडल ड्रा करते हैं। तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उधर आपके पास कैपेसिटेंस अफेक्ट नहीं आता, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इक्विवेलेंट सर्किट है तो इसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल ये डिजाइन करते हैं, तो ऐसा ही एक होता है। देयर इज सम सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड देयर इज सम रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो जब हमारी लेंथ इंक्रीज करती है ट्रांसमिशन लाइन की तो उसमें कुछ कैपेसिटेंस इफेक्ट भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर हम सिंपल इस सर्किट की बात करें तो यू आर सीइंग दिस इज द सेंडिंग वोल्टेज, दिस इज द करंट एंड करंट ड्रॉप which will be equal to IR, which will be in phase to this current, and then IXL, and this is the sending end voltage. Now what happens now? You are seeing that you have added some capacitor in parallel here. जब कैपेसिटर आपने पैरेलल में ऐड किया है तो नाउ यू आर सीइंग दैट this is the current and there is some charging current flowing here too, and remaining one is passing through it here. तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो लैकिंग करंट पहले फेजर डायग्राम में इधर थी, अब जो आईसी करंट है उसने कुछ कम करके उसकी लैकिंग करंट को इधर तक ले आया। उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इस करंट में थे, अब आपने देखते हैं कि वो थोड़े कम हो गए मैग्नीट्यूड में भी और एंगल में भी, और वो थोड़े इंक्रीज कर, और इंक्रीज करने की वजह से आपकी जो स्टैंडिंग एंड वोल्टेज है कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस सर्किट। तो यू कैन से दैट कि अब आपको करंट भी कम रिक्वायर्ड है, स्टैंडिंग एंड वोल्टेज भी कम है, और अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज के दरमियान डिफरेंस कम है, इट मीन्स कि आपकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो भी बेहतर हो गई है, और आपके पावर लॉसेस भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। नाउ देयर शुड बी सम क्वेश्चन इन योर माइंड कि कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर बैंक हमें कितना रिक्वायर्ड है। तो देयर विल बी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट लेटर ऑन। तो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, इट इज समवट लाइक दिस हॉर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई हॉर्स है एंड इट इज पुल ही सॉरी हॉर्स इज पुलिंग अ रेल रोड कार डाउन अ railroad track. Because the railroad ties are uneven, the horse must pull the car from the side of the track, and the horse is pulling the railroad car at an angle to the direction of the car's travel, as seen here in the figure. Now, the power which is required to move the car down the track is the working real power, and the effort of the horse is the total apparent power. Because the horse is not in proper direction, तो उसकी जितनी एफर्ट है वो सब यूटिलाइज नहीं होंगी, बल्कि देयर विल बी सम रियल पावर which will be utilized to drive this railroad car. तो एंगल की वजह से उसकी सब एफर्ट्स जो है यूटिलाइज नहीं हो पा रही, एंड यू कैन से दैट द कार विल नॉट मूव साइडवेज, therefore the sideways pull of the horse is wasted effort of the non-working reactive power. The same is happening in the power factor, and it is the ratio of the real power and apparent power. Apparent power the total power जितनी horse effort कर रहा है, और real power वो आपके पास है कि जो effort यूटिलाइज हो रही है। So a low power factor requires a large amount of kVA to accomplish a fixed amount of work. काम उतना ही है, लेकिन लो पावर फैक्टर की वजह से टोटल एफर्ट ज्यादा है, लेकिन जब पावर फैक्टर हमने इंक्रीज कर दी है, there will be some lesser amount of kVA to accomplish the same amount of work. These are the figures 8, और ये इलस्ट्रेट कर रही है कैसे जो रिएक्टिव पावर कंपोनेंट है आपका, it increases with 10% change of the power factor. You are seeing here कि इधर आपका पावर फैक्टर 1 है, तो आपकी जो रियल पावर इट इज
100 किलोवाट, और जब पावर फैक्टर कम था तो आपके पास 100 किलोवाट रियल पावर है और रिएक्टिव पावर भी साथ है। इसी तरह जब पावर फैक्टर आपका डिक्रीज करता जा रहा है तो जो रिएक्टिव पावर है आपकी वो इंक्रीज करते जा रहा है। एंड यू कैन से दैट 20% decrease in power factor required 25% more reactive power। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि पावर फैक्टर डिक्रीज हुआ, इन अदर वर्ड्स रिएक्टिव पावर इंक्रीज कर गया, जो करंट आपको फ्लो होना चाहिए वो ज्यादा फ्लो होगा। क्यों ज्यादा फ्लो होगा? बिकॉज देयर आर लॉसेज इंक्लूडेड। नाउ जब करंट ज्यादा फ्लो होगा तो आपके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो केवीए रेटिंग्स है वो भी ज्यादा पे डिजाइन करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई वी यूज द कैपेसिटर्स इन योर शंट। The generation of the reactive power at a power plant and its supply to a load located at a far distance is not economically feasible, but it can be easily provided by the capacitors located at the लोड साइड। इतनी दूर जनरेशन से आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो तो इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं रहता कि इतनी दूर हम कैपेसिटर लगा दें, इसीलिए हम कैपेसिटर हमेशा जो पावर फैक्टर करेक्शन है हमेशा लोड साइड पे करते हैं, और ज़्यादा इशू भी हमें लोड साइड पे होता है। तो दिस इज द फिगर 10 एंड यू आर सीइंग दैट देयर इज सम पावर फैक्टर करेक्शन। पहले आपके पास Q1 थी, उसके बाद आपने कैपेसिटर लगाया, इट इज नाउ Q1 माइनस Q3 है। और इस फिगर से आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दिस इज द रियल पावर, दिस इज द ट्रायंगल इज शोइंग द रिएक्टिव पावर, और ये आपकी टोटल पावर दैट इज अपीरेंट पावर। तो पहले आपकी ये जो रिएक्टिव पावर है ये क्या हो रही थी? वेस्टेज ऑफ पावर है, और दिस इज द हर्डल। तो आपने क्या किया, एक कैपेसिटर बैंक जब लगाया तो इसकी अपनी रिएक्टिव पावर थी, इसने उस रिएक्टिव पावर को आप देख रहे हैं कैंसिल आउट किया, और आपकी जो डायग्राम है अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो रियल पावर इज चेंज, रिएक्टिव पावर इज चेंज, और उसकी वजह से आपकी अपीरेंट पावर भी क्या होगी? चेंज होगी। इट मींस अगर आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपकी रिएक्टिव पावर आपने इतनी कम करनी है, अपीरेंट पावर इतना कम करना चाहते हैं बाय इंप्रूविंग द पावर फैक्टर, तो कितना कैपेसिटर बैंक आपके पैरेलल में ऐड होना चाहिए? तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पहले आपकी रिएक्टिव पावर कितनी थी, नेक्स्ट आपकी रिएक्टिव पावर कितनी है, how much reactive power is required from the capacitors to decrease the apparent power, and then from here you can calculate the capacitance value as well। तो फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि आपके पास कोई लोड है विद रियल पावर P एंड लैकिंग रिएक्टिव पावर Q1 और कुछ अपीरेंट पावर जो है वो S1। नाउ यू नो दैट cos theta is equal to P over S, and from here cos theta is equal to P over under root S square plus Q1 square under root whole square। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है कि आपकी अपीरेंट पावर इट इज द स्क्वायर ऑफ बोथ रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच कैपेसिटर शंट कैपेसिटर शुड बी एडेड और इंस्टॉल्ड एट द लोड। तो ये डिपेंड करेगा कि आप पावर फैक्टर अपना कितना इंप्रूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट पावर फैक्टर इज cos थीटा 2। अब cos थीटा 2 फॉर एग्जांपल आपने इंक्रीज करना है या इंप्रूव करना है पावर फैक्टर। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट आपने जब रिएक्टिव पावर है अपना जो सिस्टम में फ्लो कर रहा है वो Q1 से, आपको पता ना रिएक्टिव पावर मैंने काफी दफा रिपीट भी किया है, इट इज बिटवीन द सोर्स एंड द लोड। तो Q1 से अगर आपने Q2 में कन्वर्ट करना है, इट मींस कि कुछ आपने अपोजिशन देनी है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटर, एंड इट विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q1 माइनस QC है। तो जब आप ये पुट करेंगे कि कितनी रिएक्टिव पावर आपने कम करनी है तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ मच पावर फैक्टर यू नीड टू इम्प्रूव देयर। और इनडायरेक्टली अगर आपको पावर फैक्टर का गिवन है तो उधर से आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि आपको रिएक्टिव पावर कितनी कम करने की जरूरत है अपने सिस्टम में।
तो फ्रॉम द फिगर बी, जैसा कि हमने ये देखा था, ये फिगर बी थी कि रिएक्टिव पावर एंड hence the apparent power decrease from the Q1 to Q2 and S1 to S2 by providing a reactive power QC from the capacitor. So the reduction of the reactive power results in reduced total current, which in turn causes less power losses. So there is some economic savings in the capital expenditures and the fuel expenses to a release of the kilowatt ampere capacity. So the economic power factor is the point at which the economic benefits of adding shunt capacitors just equal the cost of the capacitor. और जो इकोनॉमिक पावर फैक्टर है, its value is around 0.95. Sometimes the correction of power factor becomes too expensive with regard to the marginal cost of the capacitor installed. जैसा कि आप कोई सोलर पैनल भी इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसकी सेविंग ऑफ कॉस्ट कितनी है, तो कितनी देर में ये अपनी जो कैपिटल कॉस्ट है उसको कवर कर लेगा। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप 10 लाख की कोई सोलर पैनल लगा देते हैं और आपको 1,000 रुपया बचता है बिजली में, तो वो कितने साल लग जाएंगे उसको कवर करते हुए। ये तो मैं वैसे ही जनरल वैल्यूज दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले हमने देखनी भी होती है कि कैपिटल कॉस्ट वो कितनी देर में कवर कर लेगा, और उसके बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है जो कैपेसिटर की वो कितनी है। तो देयर इज सम सिलेक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स. It can be done with the help of the table. ये आपके बुक में गिवन है, तुरान कॉर्नर में you can see there. So the amount of the reactive power and the capacitor can inject in the system can be found by any of the two methods. Reactive power आपकी है, it will be equal to kilowatt into under root 1 hour power factor जो आपका पहले है, और इधर इस फॉर्मूले में ये जो पावर फैक्टर है सेकंड वन, इट इज कि आपने इम्प्रूव कितना करना है। बाद बात ऐसा भी होता है कि पावर फैक्टर जो है आप जो इंडस्ट्रीज हैं जो 3 फेज हैं उसमें जब हम पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है उनका, तो जो पीछे के ग्रिड स्टेशन हैं या यूटिलिटीज हैं, पावर यूटिलिटीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एस अपेरेंट पावर, क्योंकि उनकी जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि जब लैगिंग बहुत ज़्यादा करंट है तो जो आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लो है तो करंट बहुत ज़्यादा वो ड्रा करने लग जाता है, तो उसकी वजह से जो ग्रिड्स हैं जो पावर यूटिलिटीज हैं उनको अपने इक्विपमेंट प्रोटेक्शन स्कीम भी ज़्यादा केवीए के लिए इंस्टॉल करनी पड़ती हैं क्योंकि ज़्यादा करंट ड्रा कर रहा है। इसीलिए वो फैक्ट्रीज का क्या करते हैं, पावर फैक्टर चेक करते हैं, और अगर उनका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लो है तो उनको फाइन होता है, पेनल्टी होती है, और उनको कहा जाता है कि अपना जो पावर फैक्टर है वो 0.9 तक लेकर आए। तो फिर वो क्या करते हैं, वो पावर फैक्टर पहले कितना है ओरिजिनल और न्यू कितना है उसको इस फॉर्मूले में वो पुट करते हैं, और इसकी मदद से वो केवीआर फाइंड आउट कर लेते हैं। जब केवीआर फाइंड आउट कर लेते हैं तो फिर वो देखते हैं कि कितना कैपेसिटर हम लगाएं कि वो रिक्वायर्ड केवीआर achieve कर ले। As you know that KVR can be find out how you know that wait a minute, you know that XP will be equal to 1 over 2 pi FC. Now आपको फ्रीक्वेंसी का पता है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। केवीआर आपने इस फॉर्मूले से पता कर लिया, तो केवीआर को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे इधर और सी इधर आ जाएगा, एंड यू कैन फाइंड आउट कि आपको कितना कैपेसिटेंस चाहिए। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, एंड देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एज वेल। तो इसी तरह आपने विद द हेल्प ऑफ टेबल आपने अगर चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपके पास ओरिजिनल पावर फैक्टर कितने, डिजायर्ड कितने, and then you have to multiply the number shown by the average kilowatt.
So this is the table. These are the original power factor and this is the desired power factor. For example, आपका पहले 0.59 है और आप 0.9 करना चाह रहे हैं, तो you have to multiply with this, that is 0.885. For example, we assume that कि आपके पास कोई लोड है and it is 700 kVA लोड है और जो पावर फैक्टर है 0.65 65% है, तो आप अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं पावर फैक्टर and using the table you have to determine the correction power factor required. तो सबसे पहले आप लोकेट करेंगे कि ओरिजिनल पावर फैक्टर आपका कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.65. देन कि आपका डिजायर्ड पावर फैक्टर कितना है 0.92 और आपने देखा कि दिस इज 0.65 and this is 0.92 and this is 0.743. So what you will do, you have to find out the average power for the 700 kVA and 65% power factor, and you know that cos theta will be equal to real power over apparent power. तो इधर से आपको रियल पावर आपको पता लग गया, तो आपने उस रियल पावर को इस नंबर से जब मल्टीप्लाई किया तो यू गेट द वैल्यू दैट इज 336.7 kVAR कि आपको इतनी रिएक्टिव पावर आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी अपने सिस्टम में ताकि जो ऑलरेडी रिएक्टिव पावर है उसको वो कैंसल आउट कर सके विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर्स. नाउ द सेकंड थिंग इज कि लोकेशन ऑफ कैपेसिटर्स क्या होनी चाहिए. अगर जनरली हम बात करें तो कैपेसिटर्स कहीं भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं किसी भी वोल्टेज लेवल, but the capacitors are applied at or near rated voltage for the economic reason. कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम जनरेटिंग साइड पे लगा दें तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो वो एंड तक आपको कैपेसिटर्स लगाने पड़ेंगे ताकि जो रिएक्टिव पावर है वो आपकी कंट्रोल रहे और आपकी वोल्टेज रेगुलेशन भी कंट्रोल रहे. So the cumulative data for the whole utility industry indicates that approximately 60% of the capacitors are applied to the feeders, 30% to the substation buses and 10% to the transmission system. और लोकेट जब हम कोई भी कैपेसिटर करते हैं तो there are four methods, that is capacitor at the load, then there is fixed capacitor bank and switched capacitor bank and combination of the methods as well. So method one, you have to install a single capacitor at each sizable motor and energize the capacitors it whenever the motor is in operation. और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कैपेसिटर जो आपके पास है वो आप लोकेशन ए में भी लगा सकते हैं इधर और लोकेशन बी में भी लगा सकते हैं. स्टार्टर है किसी भी मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ओवरलोड रिलेज हैं. ओवरलोड रिलेज क्या करते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट दोनों मेजर करती हैं और जब दोनों का डिफरेंस एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो वो प्रोटेक्शन स्कीम को ऑपरेट करवाते हैं. जो लोकेशन ए है कैपेसिटर की, इट इज़ यूज फॉर मोटर एप्लीकेशंस, और जो लोकेशन बी है जो कि सर्किट ब्रेकर और स्टार्टर के दरमियान है, they are used when motors are plugged, reversed or for multi-speed motors, और you can say जैसे कि आपके पास सिंक्रोनस मोटर्स हैं, ये अब मशीन में पढ़ेंगे कि जो वेरिंग स्पीड मोटर्स हैं, और रिड्यूस वोल्टेज स्टार्ट मोटर्स. They are the following advantages: power factor correction, unloads the transformer, reduces the losses from the source to the motor. Location installation is very simple, no switches or circuit breakers required, और वोल्टेज ड्रॉप भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे. लेकिन जो सबसे एक ही डिसएडवांटेज है कि ये मेथड आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. देन द सेकंड थिंग इज फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक, कि आप एक फिक्स क्वांटिटी का जो कैपेसिटर है एक या ज़्यादा लोकेशन में प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या ग्रिड में आप कर दें, इंस्टॉल कर दें और एनर्जाइज कर दें.
लेकिन ये जो मेथड है ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा लोड जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड सा हो और हमें पता हो कि कितनी वाटेज के और कितने कैपेसिटर ऐड करने। So a separate fuse switch or circuit breaker must be provided ahead of the capacitor bank, and there are two main disadvantages of this method कि जब भी आप कोई फिक्स बैंक इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिस्टम जब लाइटली लोडेड होगा या आप कह सकते हैं कि आपका जो बैंक ऑफ केवीआर एनर्जाइज है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ सकते हैं और आपके जो मोटर लैंप और जो कंट्रोल जितनी भी प्रोटेक्शन स्कीम है वो बर्न आउट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने फ्रंट इफेक्ट का जिक्र भी किया था कि आपकी जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है सेंडिंग एंड वोल्टेज से बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं जब कैपेसिटेंस इफेक्ट आपका डोमिनेट हो जाता है। तो लाइटली लोडेड में ये इसका डिसएडवांटेज है। और जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि जैसा कि हम पहले कहा कि शंट कैपेसिटर लगाने से आपके जो ट्रांसफार्मर अनलोड हो जाते हैं और इम्प्रूव फैक्टर और मंथली बिल आपका हो जाता है। बट लेकिन आपने क्योंकि फिक्स लगाया है तो आपका जो करंट जो सॉरी जो कंडक्टर है वो वाट लॉस होगा। तो और बिल्ड आपका जो है वो किलोवाट आवर्स में ही होगा। द थर्ड वन इज स्विच्ड कैपेसिटर बैंक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो कैपेसिटर बैंक्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन के आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए वो कनेक्ट सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में भी हो सकते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा जो शंट कैपेसिटर्स हैं जिनके साथ थायरिस्टर होता है टू कंट्रोल वेदर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड। थायरिस्टर क्या होता है, फायरिंग एंगल क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, थ्रीशोल्ड या होल्डिंग करंट क्या होता है थायरिस्टर में, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आपने। तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं कैपेसिटर्स को ऑन ऑफ करते हैं। The number of capacitors units which determine the amount of the watts injected, and this type of bank has the biggest advantage is that it eliminates the concern of having too much kVAR energized at light load periods। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि चूंकि ये लोकेट करते हैं इनकमिंग सर्विस एंट्रेंस स्विच बोर्ड में, so we find that like the fixed bank, this automatic bank does nothing to reduce the conductor losses। जो कंट्रोल ऑफ स्विच शंट कैपेसिटर्स हैं ये बहुत ज़्यादा सबस्टेशन में हम यूज़ कर रहे हैं। द कैपेसिटर्स कैन बी कंट्रोल्ड मैनुअली और ऑटोमेटिकली। मैनुअल कंट्रोल हम कैसे करते हैं, जैसे कोई ऑपरेटर पर्सनली कैपेसिटर को स्विच कर देता है या रिमोट कंट्रोल से। तो ऑटोमेटिक कंट्रोल में हम कुछ कंट्रोल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम स्विच कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल एंड द वोल्टेज करंट कंट्रोल। So this is the connection of the capacitor units for the one phase of a three-phase Y-connected bank. You are seeing that there are the three segments of the capacitors and they can be interconnected with each other depending upon your priorities and the kVAR and different switch up on off करके आप कोई भी कैपेसिटर एक्सक्लूड कर सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप रिमोटली करेंगे, खुद करें, मैनुअली करेंगे तो उसे मैनुअल कंट्रोल कह देंगे। अगर आप डिफरेंट इंटेलिजेंस टेक्निक यूटिलाइज कर रहे हैं so it is known as automatic control। The same is the phenomena of the SCADA system, that is supervisory control and the data acquisition। जब remotely सब कुछ इंटेलिजेंटली सब कुछ कर रहे होते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कनेक्शन। तो जब आपको पता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स identical नहीं होते, each must be carefully analyzed to arrive at the most cost effective solution using one or more of the methods।
अब आपने थ्री फेज सिस्टम में अगर कनेक्शन करना है कैपेसिटर्स का, इट कैन बी डेल्टा, इट कैन बी वाई, एंड इन वाई इट कैन बी ग्राउंडेड एंड इट कैन बी अनग्राउंडेड एज वेल। सो कौन से टाइप का कनेक्शन यूज करना है, इट डिपेंड कि आपका सिस्टम टाइप क्या है, वो ग्राउंडेड है या अनग्राउंडेड है, आपकी जो फ्यूजेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि आपके कैपेसिटर बैंक हैं उनकी लोकेशंस क्या है, और कोई नॉइज पोल्यूशन तो नहीं है, कोई टेलीफोन इंटरफेरेंस कोई कंसिडरेशन तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है वो डिटरमाइन करती हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो कौन सा होना चाहिए तरीके से। फॉर एग्जांपल, आपके पास थ्री फेज 500 हॉर्स पावर 60 हर्ट्ज 4160 वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है, और उसकी जो फुल लोड एफिशिएंसी 88% है, और उसका जो लैगिंग पावर फैक्टर है वो 0.75 है, और किसी भी फीडर से कनेक्ट कर दी जाती है। अब आपने अपना बिल कम करना है, तो देयर इज सम डिज़ायर कि आप उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करके 0.75 से 0.9 पे ले जाएं by connecting three capacitors of the load. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि तीन कैपेसिटर्स आप यूज कर रहे हैं, तो उनकी रेटिंग कितनी होगी इन केवीआर। अगर डेल्टा में लगाते हैं तो फिर उनकी क्या होगी कैपेसिटेंस, और अगर स्टार में लगाते हैं तो फिर उनकी माइक्रोफैरड में क्या होगी। तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट द रियल पावर। You know that by multiplying with 0.746 kilowatt per horsepower, you can convert the horsepower into your kilowatts. और आपको पता है कि आपके पास जो एफिशिएंसी है वो 88% है, इसीलिए हमने 0.88 से डिवाइड करवा दिया है। सो यू गेट P इज इक्वल टू 423.69 किलोवाट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू सी कि आपकी रिएक्टिव पावर पहले कितनी फ्लो कर रही है और आप कितनी फ्लो करवाना चाह रहे हैं। नाउ यू नो दैट फ्रॉम द फॉर्मूला tan theta is equal to Q over P. From the power triangle, you know that tan theta will be equal to reactive power over real power. So from here, you know the value of theta, that आपके पास जो पावर फैक्टर है 0.75 है, so theta will be equal to cos inverse 0.75, and putting the values you get कि आपके पहले आपकी रिएक्टिव पावर कितनी फ्लो कर रही है, इट इज इक्वल टू 373.7 kVAR। नाउ आपके पास जो पावर फैक्टर है इट इज 0.90। फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द थीटा 2, और इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे इट शोज के आपने रिएक्टिव पावर अपनी डिक्रीज कितनी करनी है, 205.2 किलो kVAR। नाउ व्हाट इज डिफरेंस, आपने 168.5 kVAR डिक्रीज करनी है। इट मींस दैट यू हैव टू इंस्टॉल सच कैपेसिटर्स जो इतनी kVAR रेटिंग दें और अपोज करें 373.7 को, ताकि डिक्रीज होके वो कितनी हो जाए, 205.2 kVAR। सो रिएक्टिव पावर आपको पता चल गई। आप यू नो दैट Q इज इक्वल टू √3 VI. So from here you can calculate the IL, which will be equal to 23.39, और and you know that कि आपकी जो कैपेसिटिव करंट है it will be equal to IL over √3, it will be equal to 13.5 एम्पेयर। क्योंकि हम IC को हम √3 से इसलिए कर रहे हैं कनेक्ट कि आपको पता है कि आप कि जब डेल्टा कनेक्शन हम यूज़ करते हैं तो आपके जो पर फेज वोल्टेज या फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज जिन्हें हम कहते हैं वो लाइन टू लाइन के इक्वल होते हैं, और पर फेज करंट और लाइन टू लाइन करंट आपकी 103 से वेरी करती है। दैट्स व्हाई वी हैव कैपेसिटिव करंट के लिए हमने 103 से उसको डिवाइड कर दिया। तो आई होप कि जो कन्फ्यूजन है फार्मूला फॉर डेल्टा एंड स्टार आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। काफ़ी दफ़ा इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आपको नहीं याद तो काइंडली स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कौन से फार्मूलाज हम करते हैं यूज़, और क्या डिफरेंस है मेन फार्मूलाज में, ये आप एक दफ़ा फिंगर टिप्स में आपके होने चाहिए। इट विल बी हेल्पफुल इन योर एग्जाम्स।
if there are some changing in your delta and the star connection. So you can say that you can find out the XC, which will equal to V over I. जैसा कि impedance is equal to V over I. So you can say कि आपकी जो reactance है कैपेसिटर की वो कितनी होनी चाहिए 307.38 ओम. So you can say C is equal to 10 raised to power 6 over 2 pi fxc. xc आपके पास 307.38 ओहम है. तो फ्रॉम हेयर यू कंक्लूडेड कि आपको जो कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड है वो 8.63 माइक्रोफैरड रिक्वायर्ड है. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपने कैपेसिटर्स को स्टार में कनेक्ट करना है, so you know that IC will be equal to your line current and it will be equal to 23.41. And here in star you will take the line to neutral current. So that's why you have uh, divide 4160 with the under root 3 to get the line to neutral voltage. And this is the I simple, and XC will be equal to 102.72. And in this case your capacitance will be different and it will be equal to 25.82 microfarad. और ये जो हमने पहले कंक्लूड किया कैपेसिटेंस 8.63 माइक्रोफैरड, दीज आर इन दी डेल्टा कनेक्शन. √3, अगर ये हम पर फेज की बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो जो आपके पास क्वेश्चन था, यू हैव टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ईच यूनिट. अगर थ्री फेज की अगर तीनों यूनिट्स की कंबाइन कहा जाता तो फिर सिनेरियो डिफरेंट हो जाता. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेज ऑफ कनेक्शंस. So only grounded wire is used under the following condition. क्या आपके पास कुछ फीडर्स हैं और वो बहुत ज़्यादा लाइट लोड है और जो मिनिमम लोड आपका पर फेज है, it is beyond the capacitor bank and does not exceed 150% of the per phase rating of the capacitor bank. या फिर it can be used on the fixed capacitor banks or it can be used on feeder sections beyond the sectionalizing switch or the single phase recloser. Sectionalizing switch हम कहते हैं कि with the help of switches हम जब different lines को on या off करते हैं उसे हम sectionalizing का नाम देते हैं. या कोई फीडर है, उसमें कोई लोड ट्रांसफर करना है आपने एमरजेंसी, तो तब भी हम यूज करते हैं ग्राउंडेड वायर. अनग्राउंडेड या डेल्टा हम यूज करते हैं जब कोई टेलीफोन इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करना हो या हार्मोनिक करंट आपकी बहुत ज़्यादा हो सबस्टेशन में, तो then the neutral can be included. The grounded wire capacitors are used only on three-phase, four-wire primary system. I hope that the things are clear better. We will see some now problems from the VK Math as well in our next lecture.